नमस्कार दोस्तों, आज है 11 मार्च। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का एक मूल्यांकन संगोष्ठी हुआ है। मूल्यांकन का मतलब क्या है? जो योजनाएं, जो चीज़ें चल रही हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, सही है गलत है। तो स्वास्थ्य जो विभाग है, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कहाँ पे, नई दिल्ली में इस संगोष्ठी का सम्मेलन का क्या किया गया है, जो आयोजन किया गया है। इसका मुख्य कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है आयोजित? तो जेपी नड्डा, जो अपने कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्री हैं। इसके बाद है WHO ने भारत, मतलब WHO के द्वारा ये होता है, तो WHO के द्वारा जो भारत देश कार्यालय एवं सेंटर फॉर ग्लोबल, जो भारत है, और साथ ही सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इस आयोजन के सहयोगी संस्थान है। तो WHO जो है वो WHO का सेंटर, साथ ही जो CGD है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे किया गया। मेन जो होता है वो होती है थीम। तो थीम क्या है? ब्रिजिंग एविडेंस टू पॉलिसी हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये इसकी थीम रहेगी। तो क्या दो तीन चीज़ें याद रखनी, जो स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी की जो मूल्यांकन संगोष्ठी है वो नई दिल्ली में हुई है। किसके द्वारा की गई है? अब ये तो हम लगा ही सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो ये तो याद रखना नहीं है। WHO के द्वारा और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया है। थीम क्या है? ब्रिजिंग एविडेंस टू पॉलिसी करके। इसके बाद है UNCSW, ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का जो महिला स्थिति आयोग है, तो महिला स्थिति आयोग का 69वां सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया 69 में सम्मेलन का। तो इसमें बस देखना है, तो अन्नपूर्णा देवी भारती, जो भारत सरकार की महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, मतलब उन्होंने विस्तृत एक वक्तव्य अपना दिया था। तो ये दो चीज़ें हुई। क्या है, कहाँ पे हुआ है महिला स्थिति आयोग? नई दिल्ली में हुआ है। वो नई दिल्ली में नहीं, न्यूयॉर्क में हुआ है, चूँकि संयुक्त राष्ट्र का है। और इसमें भारत की कौन मंत्री गई थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो भी कौन है, अन्नपूर्णा देवी हैं। तो दो चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके बाद शास्त्रीय गायक हैं गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया है। तो शास्त्रीय गायक पूछे जा सकते हैं। गरिमेला बालकृष्ण कहाँ के हैं? तिरुपति आंध्र प्रदेश में इनका निधन हुआ है। और ये पूर्व मतलब गायक हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे। तो ये याद रख सकते हैं कहाँ के हुआ करते थे। इसके बाद है शाश्वत मिथिला महोत्सव, कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। अब इससे कन्फ्यूजन थोड़ी हो सकती है कि मिथिला का जो सम्मेलन है हो कहाँ रहा है? गांधीनगर गुजरात में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हुआ इस वजह से है कि गुजरात के विकास में, और जो गांधीनगर वाले एरिया में जहाँ हो रहा है, वहाँ बिहार के लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि बिहार के लोग वहाँ जॉब करने जाते हैं। तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन मार्च में क्या याद रखना है, कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये चीज़ याद रखना है। क्यों? क्योंकि मिथिला के लोगों का यहाँ काफ़ी योगदान हुआ करता है गुजरात के विकास में, तो इस वजह से ये याद रख सकते हैं। इसके बाद भारत और रूस के बीच T-72 टैंक इंजन अपग्रेड समझौता हुआ है। तो भारत और रसिया के बीच में कौन सा? T-72 टैंक, यही पूछ लेगा बस। T-72 क्या है? एक तारा है कि एक टैंक साइंस का कुछ है, तो ये क्या है? एक टैंक है। तो याद रखना, ये समझौता रूस की कंपनी जो है वो रोसोबोरनोट एक्सपोर्ट करके है, तो इसके बीच में, साथ ही अपना कौन सा हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो है, तो उनके बीच में ये हुआ है, चेन्नई के बीच में। इसमें क्या, वही टैंक को अपग्रेडेड करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन का शुभारंभ हुआ है। तो सूरत में फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कहाँ पे? फूड का अगर पूछे तो कहाँ? सूरत में हुआ है। तो ये याद रखना है। तो मोदी जी के द्वारा यहाँ पे लिंबायत सूरत में क्या है? फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। क्यों है? खाद्य सुरक्षा के महत्व को डाला गया है। खाद्य सुरक्षा का मतलब लोगों तक क्या है? खाद्यान्न की पहुँचो, कोई भूखा ना रहे, तो इस वजह से ये किया गया। तो अभियान सूरत में खाद्य सुरक्षा की 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा। मतलब जो गरीब वंचित हैं कहाँ पे? सूरत में, उन्हें कोई कुपोषण और ऐसी कोई समस्या ना आए। तो याद रखना है कौन सा? सूरत फूड सिक्योरिटी, सूरत का है ना फूड सिक्योरिटीज जो है जो सम्मेलन। इसका बाद है, इसके बाद 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। तो 54वां जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है वो अभी मनाया जा रहा है
10 मार्च तक, तो मतलब कल तक मनाया गया था। यह सप्ताह हर वर्ष कार्यस्थल पर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, चूँकि महिला वगैरह क्या कार्यस्थल पर जहाँ काम करते हैं वो सुरक्षा वगैरह बनी रहे, इसके लिए क्या है, जागरूकता है। तो थीम क्या है, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत जो है, इसकी थीम के आधार पर ये किया गया है, तो थीम याद रख सकते हैं। अब है माधव नेशनल पार्क, कल भी हमने पढ़ा था। तो माधव नेशनल पार्क 1-2 दिन से चर्चा में, तो 58 में ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। नेशनल पार्क पहले से है, भारत में तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, पर टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये 58। तो अगर कहा जाए नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ये भी होते हैं। अब पूछा जाए अब माधव नेशनल पार्क के बारे में, तो सुबह भी हमने मैपिंग में ये देखा था कहाँ पे जो ये वाला एरिया है एमपी, तो एमपी के उत्तर वाले एरिया में, अगर इधर ललितपुर वाला एरिया झांसी उत्तर प्रदेश का अगर हम मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जो एमपी है, एमपी के उत्तर वाले एरिया में हमें ये दिखेगा, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता हुआ माधव नेशनल पार्क। अब माधव नाम सुन के आ रहा होगा, माधवराव सिंधिया वगैरह पढ़ते हैं, तो ठीक उसी के नाम पर ये रखा गया है। तो ये शिवपुरी ज़िले में है, कहाँ पर ये ज़िला है, शिवपुरी ज़िला में है, ग्वालियर झांसी के करीब है। 1958 में ये नेशनल पार्क का इसे दर्जा दिया गया था। कब, 1958 में इसे दर्जा दिया गया था। ये पहले जो माधव नेशनल पार्क हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था कि ग्वालियर के जो सिंधिया महाराज हुआ करते थे, उन सिंधिया महाराज का शिकार का एरिया हुआ करता था। मतलब ये लोग यहाँ शिकार करते थे और इस वजह से ही केवल इस नेशनल पार्क का निर्माण था, मतलब ये बना था। अब यहाँ पे लॉर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं हॉर्डिंग, जो लॉर्ड हॉर्डिंग पढ़ते हैं ना 1910-11 के आसपास, तो लॉर्ड हॉर्डिंग, जॉर्ज पंचम, इन लोगों ने भी आकर यहाँ पे क्या किया था, शिकार किया था। तो ये शिकार के लिए हुआ करता था पहले। फिर 1958 में से देश आज़ादी के बाद चूँकि पर्यावरण को संरक्षण की बात करी गई थी, तो इस वजह से इसे नेशनल पार्क के रूप में जो घोषित कर दिया गया था। तो ये शुष्क पर्णपाती वनों में आता है, चूँकि अब ये उत्तर प्रदेश के आसपास है, तो इतना तो हम याद रख ही सकते हैं कि शुष्क वाले वनों में आएगा, शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत ये आएगा। तो ये है, यहाँ पे तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 58 में मिला है, शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का कौन सा है टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश का नौमा टाइगर रिजर्व है, तो ये याद रखना है। उद्घाटन अभी किया ये मंत्री जो मोहन यादव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये किया गया है। माधव राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बन गया है। पहले से ही 3 यहाँ पे बाघ हैं पहले से, और 2 शावक हैं, अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो ये वाला है। अब यहाँ पे वैसे जो एक मतलब जो पॉइंट यहाँ पे जो पार्क है, वो जॉर्ज कौशल ग्वालियर के राजा द्वारा बनवाया गया था। मतलब एक कैसल है यहाँ पे, अगर पूछ ले कभी, तो इस पार्क में एक मतलब एक बिल्डिंग टाइप की है जिसे कैसल कहते हैं, तो जॉर्ज कैसल उसका नाम है। तो अगर पूछा जाए तो जॉर्ज कैसल है यहीं पे, जो महाराज के द्वारा जैसे शिकार के लिए आते थे, रुकने के लिए बनवाया गया था। अब है IIFA अवार्ड जो होते हैं मूवी के लिए हर वर्ष दिए जाते हैं। तो इस बार जो फिल्म है वो है लापता लेडीज़, सबसे बेस्ट निर्देशक, चूँकि लापता लेडीज़ की निर्देशक है किरण राव, तो इन्हें ही मिला है। अभिनेता देखें, कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया के लिए, और नितांशी गोयल अभिनेत्री हैं लापता लेडीज़ वाली। तो नितांशी गोयल लापता लेडीज़ और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए। बाकी याद नहीं रखने। लाइफ टाइम अचीवमेंट याद रख सकते हैं कि राकेश रोशन को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद देश है वनुआतू देश है, तो वनुआतू है ये, बनातू नहीं, तो ऐसे याद होगा वनुआतू, तो वनुआतू पढ़ते हैं इसे। तो वनुआतू जो देश है, ये देश में ललित मोदी की नागरिकता हुआ करती थी। तो उन्होंने, ललित मोदी कौन से, वही जो भ्रष्टाचार करके यहाँ से गए हैं, मतलब रुपए लेके, तो उन पर भी केस चल रहे हैं भारत में। तो वनुआतू द्वारा ललित मोदी की नागरिकता को रद्द कर दिया गया है। तो अगर पूछ ले वनुआती में, तो वनुआतू सरकार ने ललित मोदी की नागरिकता को रद्द कर दिया गया है। और चूंकि ये कौन से हैं, भारत में आर्थिक अपराध के बाद भारत से फरार उद्योगपति हैं, और इनके प्रत्यार्पण है से बचने के लिए वनुआतू की इन्होंने नागरिकता ली थी, पर वनुआतू ने क्या कर दिया, इनकी नागरिकता को खारिज कर दिया। अब वनुआतू देखें तो ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, जिसके प्रधानमंत्री अभी कौन है, जोथन नापाट करके इनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये याद रखना। वनुआतू की लोकेशन देखें तो जो ओशिनिया जो है, उसी में के अंतर्गत वनुआतू आता है, अगर पूछ लिया जाए। अब यहाँ पे कुछ आइलैंड वगैरह उनके नाम देख सकते हैं आसपास। सोलोमन आइलैंड, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पास में फिजी आइलैंड, जिसका हम नाम सुनते हैं, तो इनको रिवाइज करना है। फिजी, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया। अब कैलेडोनिया अलग है एक,
जो कैलेडोनिया आइलैंड है वो अलग है कैलेडोनिया, एक कैलेडोनिया स्पेन का एरिया कैटलोनिया वाला जो हम पढ़ते हैं स्पेन वाला, तो ये कैलेडोनिया न्यू कैलेडोनिया है। तो सोलोमन आइलैंड, कैलेडोनिया, फिजी, तुवालू, टोंगा, जो ये एरिया हैं तो इनके थोड़े नाम याद रखने। ऊपर की तरफ एक नौरू मिलेगा तो ये दे। अब ये पूछ ले वनुआतू कहाँ पे स्थित है, तो ये जा रही है बीच से मकर रेखा और ऊपर से 0 डिग्री इसके बीच में स्थित है, तो ये भी याद रख सकते हो। न्यू कैलेडोनिया के थोड़ा ऊपर की तरफ है। अब ये देश कैसा है, ये देश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित जलवायु के कारण देश है, जो पूरी तरीके से यहाँ पे कैसा है डूबता जा रहा है धीमे धीमे, मतलब ये धीमे धीमे ऐसे देशों में से है जो डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये पूरी तरह पानी में है, तो इस वजह से है। यहाँ पे कुछ विशेषताएं जैसे हैं, यहाँ पे अगर पूछ लें, यहाँ पे एक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी में से पाया जाता है, उस ज्वालामुखी का नाम है यासुर, तो असुर से इसे याद रख सकते हैं, यासुर करके ये है, ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से है, तो ये वोल्केनो है यासुर। कहाँ पाया जाता है, वनुआतू में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो एरिया है जो ज़्यादातर पर्यटन के लिए जाना जाता है, तो ये याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस हुआ करते थे जी बागची, तो जी बागची हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अब जज नियुक्त हो गए हैं। तो अगर पूछा जाए कहाँ के, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, जी बागची सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं, तो नियुक्ति हुई है इन्होंने हाई कोर्ट जज के रूप में। जी बागची का अनुभव 13 वर्ष का रहा है, क्योंकि 10 वर्ष तो हो तब भी तो जा सकता है, तो इनका 13 वर्ष का था रहा। और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 में ये जज होंगे, जबकि स्वीकृति कितनी है, कुल 34 की है, तो अभी ये 33 में हो जाएंगे। अब थोड़ा हम देखते हैं कि जज के बारे में, नियुक्ति के बारे में शॉर्ट में, क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं इसे। जैसे हाई कोर्ट का अगर कोई जज हो और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहे तो कैसे बन सकता है, तो 124 आर्टिकल है, 124 का 3 आर्टिकल ये कहता है, 124 का जो सब क्लॉज 3 है उसके अनुसार कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, तभी एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो 5 साल तक वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, कितना 5 साल तक के लिए चीफ जस्टिस रहा हो। उसके बाद अगर नहीं रहा है तो 10 वर्ष तक जस्टिस रहा हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो। ये कितने 13 वर्ष तक जज रहे थे, तो जो जस्टिस बागची हैं ये 13 वर्ष तक रहे। तो 2 चीज़ें शर्त होनी चाहिए, 5 साल तक जो है चीफ जस्टिस रहना चाहिए और 10 वर्ष तक कोई जज के रूप में भी रह सकता है, साथ ही साथ 10 वर्ष तक वकील भी रह सकता है। तो 10 वर्ष तक वकील रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित क्या होना चाहिए, न्यायविद होना चाहिए, मतलब न्याय इच्छा देता हो, जानकार रखता हो, तो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन्हें बागची को, तो किसी व्यक्ति को। उसके बाद फिर क्या होता है, हमने देखा इतना तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए 10 वर्ष और 5 वर्ष वाला, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 वर्ष, उसके बाद जज कितना 10 वर्ष नॉर्मल और 10 वर्ष एडवोकेट, ये होना चाहिए। फिर क्या होगा, प्रक्रिया कैसे होगी, जो हमने 1-2 बार अभी देखा है कई बार कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। तो जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें चीफ CJI जो भारत के CJI है प्लस कितने चीफ जस्टिस, 4 चीफ जस्टिस मतलब 4 अन्य जज होंगे, ये मिलकर नाम की सिफारिश करते हैं, 4 मिलके 4 मतलब ये टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग। तो CJI प्लस 4 जज नाम की सिफारिश करते हैं, हाई कोर्ट के जजों को ये देखेंगे। उसके बाद कॉलेजियम जो नाम होगा वो भेजता है कानून मंत्रालय के पास, नाम को भेजेगा, नामों को प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है, प्रधानमंत्री इन नामों की सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे देता है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। तो ये चीज़ है। क्या सरकार कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए नाम लौटा सकती है, तो बिल्कुल है। यदि कॉलेजियम दोबारा नाम भेजती है तो सरकार को मंजूरी देनी होगी। तो हमने क्या पढ़ा शॉर्ट में, जो मेन पॉइंट है कि कहाँ से स्टार्ट होगी प्रक्रिया, 10 वर्ष और 5 वर्ष, 10-10 5 का क्या मतलब हुआ, 10 वर्ष तक जज होना चाहिए, मतलब 5 वर्ष तक चीफ जस्टिस, 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक जज और 10 वर्ष तक वकील। उसके बाद CJI प्लस कितने 4 जज, टोटल कितने 5 जज। नाम किसे भेजेंगे, कानून मंत्रालय को, तो कानून मंत्रालय PM के पास भेजेगा, PM राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अनुमति देगा। क्या वापस भेजा जा सकता है, एक बार भेज सकती है सरकार। तो ये सारी चीज़ें देखी कॉलेजियम व्यवस्था। आर्टिकल कौन सा रहेगा, आर्टिकल रहेगा 124 का जो 3 आर्टिकल है, तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए।
तो ये क्रम भी याद रहेगा हमें। अब भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है। तो संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी के बोंगो सागर एरिया में हुआ। तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है ये वाला। यहाँ पे भारत से INS रणवीर और एक हेलीकॉप्टर गया है, जबकि इधर से भी आए हैं कुछ। तो ये चीज़ है मेन बात, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में ही होगा। अब कनाडा के नए PM बने हैं, अभी जस्टिस ट्रूडो हुआ करते थे अभी तक, जिनसे भारत का काफ़ी विवाद चलता था। अब कौन हो गए हैं? मार्क कॉर्नी। तो मार्क कॉर्नी करके हैं, ये बन गए हैं जस्टिन ट्रूडो की जगह पे। पार्टी कौन सी है? लिबरल पार्टी है। तो इनका एक तो नाम याद रखना है, क्योंकि हमारे कनाडा के साथ काफ़ी ख़राब संबंध चल रहे हैं। मार्क कॉर्नी और लिबरल पार्टी के हुआ करते हैं। तो नए ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे इसके बाद। अब थोड़ा कनाडा की लोकेशन देखते हैं। तो ये अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर ये कनाडा है पूरा। सबसे बड़ी इसकी सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे बड़ी। और ये सेकंड सबसे बड़ा क्या है? देश है क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ा कनाडा है, वो रशिया है। रशिया के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा है। कनाडा सेकंड नंबर पे है। राजधानी क्या है इसकी? जो ओटावा है राजधानी, ओटावा इसकी राजधानी है। प्रमुख शहरों में टोरंटो वगैरह सुनते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा, वो यहीं शहर है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अमेरिका से ये सटा हुआ है, और अमेरिका से इसकी लगभग 9,000 के आसपास, वैसे तो 88,000 के आसपास है किलोमीटर की ये सीमा लगती है इसकी। तीनों महासागर, इधर एक तरफ प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, ऊपर की तरफ कौन सा? आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ की कुछ नहरें मतलब नदियाँ देखते हैं। तो एक नदी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी, जो हम सुनते हैं, मैकेंजी नदी, फ्रेजर नदी, ये सारी यहाँ की नदियाँ हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है ग्रेट झील जो है, ग्रेट लेक्स वाला एरिया, वो भी इनके बीच में सीमा बनाता है, मतलब सीमा बनाता है अमेरिका और इसके बीच में। तो कनाडा वाला हमने देख लिया। इसके बाद तो भारत से अभी संबंध इनके खराब चल ही रहे। इसके बाद है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार की खरीद। अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि कर दी गई है। अब हो गया है कितना? 24-25। तो 24-25 अभी साल भी चल रही है, तो 24 ऐसे याद कर लेंगे। 2024 गई है 25, तो 2,425 जो है वो अभी प्राइस चल रहा है किसका? गेहूँ का प्रति कुंटल के हिसाब से। 150 रुपये की पिछले वर्ष से क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो 150 रुपये वृद्धि हो गई है। खरीद अवधि 90 दिन के लिए सरकार इसे खरीदेगी, और 48 घंटे में क्या हो जाएगा? इसका भुगतान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब मेन बात है, ये एक शब्द देखा हमें, वो कैसा? MSP जो देखा है। MSP की कैसे होता है? तो हम बस इसे शॉर्ट में समझते हैं। MSP का निर्धारण केंद्रीय कौन करता है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय करता है। कौन? केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत आने वाला एक CACP होता है। तो ये पेपर में आ चुका है, किसके द्वारा होता है? तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत CACP मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कितना कॉस्ट लगी है लोगों की, किसान की। उसके बाद कॉस्ट के बाद जो लगेगा, कॉस्ट में क्या आ जाएगा? बीज आ सकता है, खाद आ सकती है, श्रम आ सकती है। इनके आधार पर मूल्य तय किया जा सकता है। तो CACP याद रखना है। CACP तैयार करेगा, फिर सरकार को भेजता है। सरकार का कृषि मंत्रालय विचार करेगा, फिर वो भेजता है CCEA के पास। CEC क्या? आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री। और अंतिम निर्णय अगर पूछा जाए कौन लेगा, तो अंतिम निर्णय लेता है CCEA। अंतिम निर्णय जो लेगा, तो CCA क्या है? आर्थिक जो है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो पूछा जाए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, यही एक बार पेपर में पूछ लिया था। तो जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, इसके द्वारा दिया जा सकता था, जाता है। मतलब इसमें फसलें कौन सी आती? तो मेन जो खरीफ की फसलें होती हैं, जितनी भी मेन है, जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ। रबी की फसल देखेंगे सर्दी वाले में, तो गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, चना हुआ, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। व्यावसायिक में अब गन्ना का तो थोड़ा अलग चलता है, दिया MSP जाता है, पर थोड़ा अलग तरीके से। उसके बाद कपास, मूंगफली, ये वाली चीज़ें आती हैं। इसके बाद अगला है, योगी सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में फैसला लिया गया है। तो अभी गेहूं का पिछले 5 वर्षों में 450 रुपये की वृद्धि हुई है। छोटे किसानों को 36,000 करोड़ कर्ज माफ़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। अगला, स्टाम्प पेपर में बदला हुआ, जो ज़मीन वगैरह लिखाते हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब स्टाम्प का यूज़ करते हैं। तो 10,000 से 25,000 मूल्य वाले जितने भी स्टाम्प होंगे, वो भौतिक स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा सब। तो बस यही है, 10 से ऊपर है, 10 से 25,000 के जो स्टाम्प आएंगे वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके बाद उत्तरी सागर के बारे में देखें, तो जो नॉर्थ सी है, यहाँ पे एक टैंकर कुछ टकरा गई है। तो उस टैंकर के टकराहट के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है? दुर्घटना हो गई है। तो हमें नॉर्थ सी मेनली याद
रखना है। तो नॉर्थ सी ये वाला एरिया, यहीं पे नीदरलैंड्स वगैरह इनके ही कुछ जहाज, स्कॉटलैंड वाला, नीदरलैंड, यहीं वाले एरिया में कुछ हुआ है, मतलब तो हमें याद रखना है। मैं नॉर्थ सी कहाँ है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया और ये नीचे यूरोप है। यहाँ पे बीच में डेनमार्क है, इधर नॉर्वे, स्वीडन वगैरह पड़ जाएंगे। बीच का पूरा एरिया क्या कहलाता है, नॉर्थ सी कहलाता है। नॉर्थ सी क्यों फेमस है, सबसे पहली कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ किस किस से सीमा लगाता है, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ये वाला एरिया जर्मनी का है ना ये, तो जर्मनी वाला एरिया, नीदरलैंड्स वाला एरिया, ये रहा नीदरलैंड्स। उसके बाद बेल्जियम, ये छोटा सा एरिया देखेगा बेल्जियम का, इनसे सीमा लगाता है। यहीं पे स्ट्रेट ऑफ कौन सा है, डोवर स्ट्रेट है, तो ये याद रखना है, डोवर स्ट्रेट है जो इंग्लिश चैनल से ये जोड़ता है, तो डोवर स्ट्रेट इधर वाले एरिया में आ जाएगा। नॉर्थ सी दुनिया का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार वाला एरिया यही है। तो ये यहाँ पे नीदरलैंड का एक आयरलैंड, मतलब वो है पोर्ट यहाँ पे, तो उसका नाम है रॉटरडम, ये भी पूछा है चुका है पेपर में, तो रॉटरडम है। उसका जर्मनी का यहाँ एक बंदरगाह है, उसका नाम है हैम्बर्ग, तो हैम्बर्ग, तो बंदरगाह कौन सा, इधर रॉटरडम है, इधर हैम्बर्ग बंदरगाह है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी इसके बारे में। तो ये हुआ हमारा आज का 11 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स।